हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल लर्न विद विमल मिश्रा में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं यूनिट नंबर 2, जो कि आपका इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का है। ओके, और ये पेपर नंबर 2 है। और इससे पहले का यूनिट नंबर 1 ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाके अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। उसमें भी मैंने टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे, जबकि 50 प्लस ही कराए थे। ओके, कंप्लीट मैं आपको 4 यूनिट्स कराऊंगा। अभी हम लोग के पास सफिशिएंट टाइम है, इसलिए मैं पूरा कंप्लीट करा रहा हूँ। ओके, तो चारों यूनिट्स हम लोग प्रॉपर करेंगे और सब में आपके 50-50 क्वेश्चन होंगे और टोटल ओवरऑल 200 प्लस क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, या 200 के अप्रॉक्स, ठीक है ना। सो इस वीडियो में हम लोग करेंगे यूनिट नंबर 2, जिसका टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ओके, और इसके कुछ सब टॉपिक्स भी हैं, तो ओवरऑल ट्रेड से रिलेटेड है, बाकी पॉलिसी से, सारी चीज़ें से रिलेटेड है। तो सारे क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। टोटल 50 क्वेश्चंस इस वीडियो में होंगे आपके। ओके, और ये मेजर का है इस बार पेपर आपका सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स के लिए, जिसका टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ओके, सो बिना देरी करते वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है बैलेंस ऑफ पेमेंट का? करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट या सेल्स अकाउंट। तो इसमें से आपका पूछा है क्वेश्चन में कि कौन सा जो है वो कंपोनेंट नहीं है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि जो सेल्स अकाउंट होते हैं आपके, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। वो क्या होते हैं? कंपोनेंट नहीं होते बैलेंस ऑफ पेमेंट का। ओके, हिंदी वाले स्टूडेंट्स के भी कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि हिंदी में अपलोड करिए, तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस वीडियो में हिंदी इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, मैक्सिमम आपका मैं ट्राई करूँगा कि सारे क्वेश्चन आपके एक्सप्लेन हो जाए। और इसका कंटेंट मैं प्रिपेयर कर चुका था इंग्लिश में, दैट्स वाई हिंदी पॉसिबल नहीं था। यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 जो कि मॉर्निंग में अपलोड होगी, और उसमें मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। यूनिट 3 और 4 में इसका कंटेंट ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका था, दैट्स वाई मैं इसमें हिंदी में क्वेश्चन इंक्लूड नहीं कर पाया। यूनिट 3 और 4 में हिंदी में इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है ना। उसमें हिंदी में क्वेश्चन ऑप्शन दोनों होंगे, और इसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा तो आपकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है ना। पूरा क्वेश्चन का मतलब मैं आपको समझा दूंगा। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन अ कंट्री एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स इज कॉल्ड। जो डिफरेंस होता है, मतलब अंतर होता है किसके बीच में? कंट्री के इम्पोर्ट्स में और एक्सपोर्ट्स में गुड्स के, उसको क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, कैपिटल अकाउंट या इनविजिबल ट्रेड। सो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है, आगे चलते हैं, कि अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड अकर्स व्हेन। एक फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड अकर होता है कब? जब एक्सपोर्ट्स ग्रेटर हो इम्पोर्ट से, या इम्पोर्ट ग्रेटर हो एक्सपोर्ट से, या दोनों इक्वल हो, या ओनली सर्विसेज आर ट्रेडेड, ठीक है ना। सो फेवरेबल बैलेंस क्या होता है ऑफ ट्रेड्स अकर व्हेन, ठीक है ना। तो यहाँ से करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है आपका कि एक्सपोर्ट जब आपका ग्रेटर हो किससे? इम्पोर्ट से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ओके, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है, क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है? अगले क्वेश्चन में बोला है कि विच अकाउंट रिकॉर्ड, एक मिनट, कि विच अकाउंट रिकॉर्ड्स यूनिलेटरल ट्रांसफ़र लाइक गिफ्ट्स एंड रेमिटेंसेस। ओके, कौन सा अकाउंट जो होता है वो रिकॉर्ड करता है यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, जैसे आपके गिफ्ट्स हो गए। ओके, गिफ्ट्स को रिकॉर्ड करता है, रेमिटेंसेस को रिकॉर्ड करता है। तो कैपिटल अकाउंट आपका, करंट अकाउंट, या फिर ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, या फिर ट्रेड अकाउंट। सो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा वो अकाउंट होता है? तो वो अकाउंट होता है आपका करंट अकाउंट। ओके, करंट अकाउंट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्लियर है? नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स ट्रांजैक्शन ऑफ। जो बैलेंस होता है पेमेंट्स का, उसमें इंक्लूड करता है ट्रांजैक्शन। किस चीज़ का ट्रांजैक्शन? ओनली विजिबल गुड्स का, ओनली इनविजिबल सर्विसेज का, या बोथ विजिबल एंड इनविजिबल टर्म्स, या ओनली कैपिटल गुड्स का। सो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है आपका कि बोथ विजिबल एंड इनविजिबल टर्म्स। ओके, आइटम, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि डिसइक्विलिब्रियम जो होता है इज इन बैलेंस ऑफ पेमेंट मीन्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपका जो डिसइक्विलिब्रियम होता है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब है आपका कि BOT इज ज़ीरो, या करंट अकाउंट इज बैलेंस, या इम्पोर्ट नॉट इक्वल्स टू एक्सपोर्ट, या एक्सपोर्ट्स आर ग्रोइंग। सो आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है डिसइक्विलिब्रियम, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है आपका कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इक्वल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है आपसे कि वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ BOP डिसइक्विलिब्रियम इन इंडिया इज। आपका मेन कॉज क्या है BOP डिसइक्विलिब्रियम का इंडिया में? वो है आपका इंक्रीज इन एक्सपोर्ट,
डिक्रीज इन गोल्ड इम्पोर्ट, या हाई ऑयल इम्पोर्ट, या फॉरेन डेबिट रीपेमेंट। तो आपसे पूछा कि मेन कॉज क्या है बीओपी डिसइक्विलिब्रियम का इंडिया में, वो क्या है आपका। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हाई ऑयल इम्पोर्ट्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन करेक्ट अ बीओपी डिफेक्ट। इनमें से कौन सा है जो आपका बीओपी डिफेक्ट को करेक्ट कर सकता है। डेवैल्यूएशन, इम्पोर्ट प्रमोशन, करेंसी अप्रिसिएशन, या इन्फ्लेशन। सो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका डिवैल्यूएशन। ओके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन हेल्प्स इन करेक्टिंग बीओपी बाय। एक्सपोर्ट प्रमोशन जो होता है वो हेल्प करता है करेक्शन में किसके, बीओपी बाय। इंक्रीजिंग इम्पोर्ट्स, रिड्यूसिंग फॉरेन रिजर्व्स, इंक्रीजिंग फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, या फिर रेजिंग इन्फ्लेशन। सो आपका जो एक्सपोर्ट प्रमोशन है वो हेल्प करता है करेक्टिंग बीओपी में बाय किसके थ्रू। सो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इंक्रीजिंग फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, इंक्रीजेस फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, सो नेक्स्ट आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन कि विच इंस्टीट्यूशन ऑफन असिस्ट कंट्रीज विद बीओपी प्रॉब्लम्स। कौन से इंस्टीट्यूशन होते हैं जो असिस्ट करते हैं कंट्रीज़ को विद बीओपी प्रॉब्लम्स के साथ। ओके, सो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, WTO, IMF, WHO, या SAARC। सो कौन से इंस्टीट्यूशन है, उनके नेम क्या है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका IMF। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आगे क्या बोला है आपसे। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि द इंडियाज़ मेजर एक्सपोर्ट आइटम्स इंक्लूड। इंडिया का जो मेजर एक्सपोर्ट आइटम है वो क्या इंक्लूड करता है, पेट्रोलियम, मशीनरी, टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स, या ऑटोमोबाइल्स। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि इंडियाज़ टॉप ट्रेडिंग पार्टनर एज अ रिसेंट ईयर इज। इंडिया में जो टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है आपके एज अ रिसेंट ईयर में वो क्या है, USA, UK, जर्मनी, या ब्राज़ील। सो आपका जो इंडिया के टॉप ट्रेडिंग पार्टनर हैं एज अ रिसेंट ईयर वो क्या है आपके। सो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, USA, UK, जर्मनी, या ब्राज़ील। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, USA। ओके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है कि विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू इंडियाज़ एक्सपोर्ट्स। कौन सा सेक्टर है जो कंट्रीब्यूट करता है इंडिया में सबसे ज़्यादा, इंडिया के एक्सपोर्ट्स में। एग्रीकल्चरल सेक्टर, माइनिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो उस सेक्टर का नाम क्या है जो कंट्रीब्यूट करता है मोस्ट एक्सपोर्टेशन में। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, सर्विस सेक्टर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है आपसे कि लार्जेस्ट आइटम इन इंडिया इम्पोर्ट लिस्ट इज। लार्जेस्ट आइटम क्या है, वीट है, गोल्ड है, क्रूड ऑयल है, या टेक्सटाइल है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर है क्रूड ऑयल। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। लार्जेस्ट आइटम इन इंडिया इम्पोर्टेड लिस्ट, इम्पोर्ट होता है। ओके, इम्पोर्ट होता है और जो एक्सपोर्ट होता है दोनों में डिफरेंस है, ठीक है ना। लार्जेस्ट आइटम जो इंडिया को इम्पोर्ट होता है। ओके, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि फॉरेन ट्रेड इन इंडिया इज़ रेगुलेटेड बाई। जो फॉरेन ट्रेड होता है इंडिया में वो रेगुलेटेड बाई किसके थ्रू, RBI के थ्रू, फाइनेंस मिनिस्टर के थ्रू, DGFT के थ्रू, SEBI के थ्रू। सो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि जो फॉरेन ट्रेड है इंडिया में इज़ रेगुलेटेड बाई किसके थ्रू रेगुलेट होता है, तो वो आपका होता है DGFT के थ्रू। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है, वन सेकेंड, हाँ ये हो गया, रुकिए थोड़ा सा इधर उधर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला है, वन सेकेंड, कि हाँ अगले क्वेश्चन में बोला कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इन इंडिया इज़ अनाउंस फॉर अ पीरियड ऑफ। जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है इंडिया में वो अनाउंस की जाती है फॉर अ पीरियड ऑफ, कितने पीरियड्स के लिए, 1, 3, 5 या 10, कितना टाइम पीरियड होता है आपका। तो बेसिकली जो आपका फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है इंडिया में वो अनाउंस की जाती है बेसिकली वो 5 साल के लिए। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, अगले क्वेश्चन में बोला कि ऑब्जेक्टिव जो है आपका फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का वो क्या होता है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज़ टू इंक्रीजिंग टैक्स, इनकरेज इम्पोर्ट्स ओनली, या बूस्ट एक्सपोर्ट एंड एम्प्लॉयमेंट, या फिर रिड्यूस GDP। सो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि जो ऑब्जेक्टिव है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का वो क्या है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बूस्ट एक्सपोर्ट्स एंड एम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में आपसे बोला है कि FTP 23 फोकसेस ऑन। FTP 23 जो होता है किस चीज़ पे फोकस करता है, एक्सपोर्ट सब्सिडाइजेस, सर्विस सेक्टर एक्सपोर्ट्स, गोल्ड स्मगलिंग, या फिर ऑयल प्राइस कंट्रोल। तो बेसिकली जो FTP 23 है वो फोकस करता है किस चीज़ पे, वो बेसिकली फोकस करता है एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ पे। ओके, सब्सिडीज़ बोलते हैं, सब्सिडीज़ पे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है। ओके, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे चलते हैं, 1 मिनट।
चेक कर लेते हैं यहाँ पे कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है। ओके, हाँ, तो यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन छूटा नहीं है। सो नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि विच मिनिस्टर अनाउंसेस द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। कौन से मिनिस्टर अनाउंस करते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो कौन से मिनिस्टर हैं जो मिनिस्ट्री अनाउंस करती है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को? तो वो मिनिस्ट्री है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है आपसे कि जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होती है इम्प्लीमेंटेड बाय, किसके थ्रू इम्प्लीमेंट होती है? SEBI के थ्रू, DGFT के थ्रू, RBI या नीति आयोग के थ्रू? तो आपकी जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होती है वो इम्प्लीमेंटेड बाय किसके थ्रू होती है? तो आपकी DGFT के थ्रू, DGFT। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि एब्सोल्यूट कॉस्ट डिसएडवांटेज, एडवांटेज थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाय। जो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी थी वो किसके थ्रू प्रोपाउंडेड हुई थी? देखो पहले वाले में था क्या? प्रपोज्ड। तो वो प्रपोज्ड, हमने सोचा किसी को वर्ड अच्छा ना लगा हो, बेचारे कोई दुखी हो गए हो प्रपोज शब्द सुन के, तो प्रोपाउंडेड कर देते हैं। ओके, तो प्रोपाउंडेड, तो कौन है वो? तो उनका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, सो देखते हो ना मैं आपका कितना भला चाहता हूँ। प्रपोज शब्द था कि प्रोपाउंडेड कर दिए, ये ज़्यादा बेटर है, वो अच्छा नहीं लग रहा था। पढ़ाई में ऐसी बातें नहीं चलती हैं। ओके, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि अकॉर्डिंग टू एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज कंट्रीज ट्रेड बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, सेम कॉस्ट, डिफरेंसेस इन प्रोडक्टिविटी या सिमिलर प्रेफरेंसेस। सो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है आपका डिफरेंसेस इन प्रोडक्टिविटी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि अ कंट्री हैज़ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज व्हेन इट कैन प्रोड्यूस अ गुड। एक कंट्री को एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज होता है कब? जब वो प्रोड्यूस करती है अ गुड एट हायर कॉस्ट पे, लोअर कॉस्ट पे, या यूजिंग मोर रिसोर्सेज पे, या विद सब्सिडीज़ पे। सो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है आपका एट लोअर कॉस्ट पे। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है? अगले क्वेश्चन में कहा है कि इफ़ इंडिया प्रोड्यूसेस बोथ राइस एंड टी मोर इफेक्टिवली देन द यूके, देन यूके शुड नॉट ट्रेड, नो ट्रेड इज़ पॉसिबल, कंपैरेटिव एडवांटेज अप्लाइज, एब्सोल्यूट एडवांटेज इज इनवैलिड। कह रहा है कि अगर मान लो कि दोनों, इंडिया जो है वो राइस, चावल और टी दोनों इफेक्टिवली प्रोड्यूस करती है देन यूके से, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में क्या होगा कि कंपैरेटिव एडवांटेज अप्लाइज। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है कि विच फैक्टर इज क्रूशियल इन एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। कौन सा फैक्टर क्रूशियल है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी में? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, टोटल यूटिलिटी, मनी सप्लाई या प्रोडक्टिविटी। तो आपका कौन सा फैक्टर है क्रूशियल है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी में? तो कौन सा फैक्टर है आपका? वो प्रोडक्टिविटी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड वॉज गिवन बाई। जो थ्योरी होती है किसकी? रेसिप्रोकल डिमांड की, वो गिवन बाई किसके थ्रू दी गई थी? ठीक है ना, तो एडम स्मिथ, रिकार्डो, ठीक है ना, रिकार्डो, JS मिल। ये देखो मिल यहाँ पे भी आ गया, राइस मिल वाले। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने पढ़ा होगा ना, राइस मिल के बारे में पढ़ाया था मैंने आपको। यस सर, पढ़ाया था आपने। ओइलिन, ओके, तो ये राइस मिल वाले हैं यहीं पे। ओके, तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? MS मिल। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, राइस मिल वाले। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी इज यूज टू डिटरमाइन। रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी किस लिए यूज़ की जाती है? इन्फ्लेशन के लिए, एक्सचेंज रेट के लिए, टर्म्स ऑफ ट्रेड के लिए, इम्पोर्ट कोटाज। तो आपका जो रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी वो किस लिए यूज़ की जाती है? तो वो यूज़ की जाती है टर्म्स ऑफ ट्रेड के लिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड डिपेंड्स ऑन। जो टर्म्स ऑफ ट्रेड होते हैं किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं? डोमेस्टिक डिमांड पे, फॉरेन सप्लाई पे, रेसिप्रोकल डिमांड पे, या इम्पोर्ट्स ड्यूटीज़ पे। तो आपके जो टर्म्स ऑफ ट्रेड होते हैं वो डिपेंड करते हैं किस चीज़ पे? वो डिपेंड करते हैं रेसिप्रोकल डिमांड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि इफ़ इंडिया डिमांड्स मोर ऑफ US गुड्स, इंडिया टर्म्स ऑफ ट्रेड विल बी। कैसे होने चाहिए? इम्प्रूव, रिमेन कॉन्स्टेंट, डेटीरियोरेट या बिकम नेगेटिव। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इंडिया का डिमांड करती है मोर ऑफ US गुड्स क्या, तो इंडिया टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होने चाहिए? विल क्या हो जाएंगे उस केस में? डेटीरियोट। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, डेटीरियोरेट। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला कि रेसिप्रोकल डिमांड जो है वो इफेक्टिव होती है कब? जब अवर कंट्री इज सेल्फ सफिशिएंट, बोथ कंट्रीज आर स्मॉल, बोथ कंट्री ट्रेड एक्टिवली, या ट्रेड इज बैन। तो उस केस में क्या होगा कि रेसिप्रोकल डिमांड जो होता है इफेक्टिव होता है कब इफेक्टिव होता है? जब आपका क्या हो, दोनों कंट्रीज ट्रेड एक्टिवली। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन
इनविजिबल इम्पोर्ट, इनमें से आपका कौन सा है जो इनविजिबल इम्पोर्ट है? क्रूड ऑयल आपका है, कंसल्टेंसी सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स या फर्टिलाइजर्स। सो आपका जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिविजुअल इम्पोर्ट, इसमें से इंडिविजुअल इम्पोर्ट क्या है? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कंसल्टेंसी सर्विसेज, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है कि विच टैक्सेस, कौन से टैक्स है अप्लाई ऑन इम्पोर्ट्स इन इंडिया? सेल टैक्सेस, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कर लीजिए, ठीक है, बहुत ड्यूटी कर ली, आइए एक्सरसाइज करते हैं मिलकर, ठीक है। तो एक्सरसाइज करना है और अच्छे से, और गवर्नमेंट का पैसा जेब में रखना है एक्सरसाइज करते करते, इसीलिए बनाया गया एक्सरसाइज ड्यूटी। ओके, आगे चलते हैं। तो शरीर को भी फ़ायदा, पैसे से भी फ़ायदा और एक्सरसाइज से भी फ़ायदा, तो फ़ायदा ही फ़ायदा लूटिए, ठीक है ना। आगे चलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कस्टम ड्यूटीज़, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, ये आपका करेक्ट आंसर है, कस्टम। इम्पोर्टेड सब्सटीट्यूशन पॉलिसी एम टू, इम्पोर्टेड सब्सटीट्यूशन पॉलिसी जो होती है उसका एम क्या होता है? इंक्रीज़ करना इम्पोर्ट्स को, या डिक्रीज़ करना डोमेस्टिक प्रोडक्शन को, या इनकरेज एक्सपोर्ट्स, या रिड्यूस इम्पोर्ट्स बाय लोकल प्रोडक्शन। सो आपका जो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी है वो उसका मेन एम क्या होता है? तो मेन एम आपका है कि रिड्यूस एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स को बाय लोकल प्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि विच ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इन इंडिया? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो रेगुलेट करता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को? आरबीआई, डीजीएफटी, नीति आयोग या एसईबीआई? तो आपका कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है डीजीएफटी। ओके, डीजीएफटी, देखो राइटिंग सुंदर है ना। हाँ सर, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है आपसे कि इम्पोर्ट कोटा का मतलब क्या होता है? मीन्स टैक्स ऑन इम्पोर्ट, मैक्सिमम लिमिट ऑन इम्पोर्ट, क्वालिटी कंट्रोल या टोटल बैन ऑन इम्पोर्ट्स? तो आपका जो टोटल इम्पोर्ट कोटा का मतलब क्या होता है? आपका इम्पोर्ट कोटा का मतलब होता है मैक्सिमम लिमिट ऑन इम्पोर्ट्स। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज बैलेंस इन पीओपी, पीओपी नहीं सॉरी बीओपी, पीओपी तो अलग होती है, वो पीओपी आपका, सॉरी गलती हो गई और जल्दीबाजी में बोल दिया, बीओपी है, बीओपी अकाउंटिंग, करंट अकाउंट या फिर आपका कैपिटल अकाउंट या ओवरऑल बीओपी या ट्रेड अकाउंट? वैसे पीओपी बढ़िया, बीओपी नहीं पीओपी बोलो। कौन सा अकाउंट? पीओपी अकाउंटिंग सर। ओके बेटा, आगे चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग ऑलवेज बैलेंस, पीओपी अकाउंट को कौन बैलेंस करता है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा सर? ओवरऑल आपकी पीओपी जो है वो आपका पूरा अकाउंट बैलेंस कर देगी, पक्का आपका अकाउंट बनाएगी पूरा, ठीक है ना, कभी नहीं टूटेगा। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज इज़ अ पार्ट ऑफ, एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विस किस चीज़ का पार्ट है? कैपिटल अकाउंट का, करंट अकाउंट का, फाइनेंशियल अकाउंट या बीओटी? बोट। ओके, बॉट बॉट बॉट, बीओटी बोलो, बीओटी, बीओटी। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है आपका करंट अकाउंट। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है आपसे कि एन अंडर वैल्यूड करेंसी हेल्प इन, अंडर वैल्यू करेंसी जो होती है किस चीज़ में हेल्प करती है? रिड्यूसिंग एक्सपोर्ट्स, इनकरेजिंग इम्पोर्ट, प्रमोटिंग एक्सपोर्ट या रिड्यूसिंग रिजर्व्स? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका प्रमोटिंग एक्सपोर्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एक बात और बता दूं, यूनिट 1 कंप्लीट हो गई है, यूनिट 2 अब अपलोड कर दूंगा, यूनिट 3 और 4 कल आफ्टरनून से पहले, मतलब मॉर्निंग और आफ्टरनून तक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो आगे चलते हैं। और आपकी यूनिट 3 और 4 दोनों आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेंगे, और ठीक है, और मैं ट्राई करूँगा दोनों में आपको मिले और दोनों विद आंसर के साथ, ठीक है। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला कि टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होते हैं? इम्पोर्ट डिवाइडेड बाय एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय इम्पोर्ट प्राइस इंडेक्स, या जीडीपी डिवाइडेड बाय जीएनपी, या फॉरेक्स अपॉन जीडीपी? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि रेड था, रेड ही सेलेक्ट कर लिया। अरे नेक्स्ट आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? टर्म्स ऑफ ट्रेड है आपका एक्सपोर्ट प्राइजेस इंडेक्स, इम्पोर्ट प्राइजेज इंडेक्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। रोज़ देर हो जाती है आपके वीडियो बनाने के चक्कर में, ठीक है। आज भी 12 बज चुका है, 12:30 हो गया, 12:40 हो चला है। आगे चलते हैं। अभी हम लोग क्या है आपके लिए कंटेंट प्रिपेयर कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, मतलब मैं ही कर रहा हूँ अकेले और कोई नहीं है आसपास। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है आपसे कि इंडियाज़ मैक्सिमम ट्रेड डेफेक्ट इज़ यूजुअली विद यूएसए, चाइना, बांग्लादेश या जर्मनी? ओके, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका चाइना। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कि इनविजिबल ट्रेड जो होता है उसमें क्या इंक्लूड होता है? मशीनरी एक्सपोर्ट, कार एक्सपोर्ट, सॉफ्टवेयर या फिर गोल्ड एक्सपोर्ट? तो आपका जो इनविजिबल ट्रेड होता है उसमें इंक्लूड होता है किस चीज़ का? आपका एक्सपोर्ट सॉफ्टवेयर सर्विसेज, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में बोला कि आ सरप्लस इन करेंट अकाउंट जो होता है एम्प्लाई क्या एम्प्लाई करता है? हाई इन्फ्लेशन,
एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल, मोर एक्सपोर्ट देन इम्पोर्ट, या करेंसी डिवैल्यूएशन। तो आपका यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है कि मोर एक्सपोर्ट्स देन इम्पोर्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि BOP इज़ ऑलवेज बैलेंस। BOP नहीं, POP, POP हमेशा क्या बैलेंस करती है? ये बैलेंस करती है अकाउंटिंग सेंसेस को, प्रैक्टिकल सेंसेस को, पॉलिटिकल टर्म्स को या बजट को। तो आपका जो POP है वो क्या बैलेंस करेगी? BOP बैलेंस करेगी अकाउंटिंग सेंसेस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में बोला कि इंपोर्ट ऑफ मशीनरी फॉल्स अंडर। इंपोर्ट ऑफ मशीनरी होता है किसके अंडर में आता है? कैपिटल, करंट, बोथ या नन। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कैपिटल अकाउंट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में बोला है कि ट्रेड पॉलिसी अफेक्ट करती है किस चीज़ को? बजट को, ओनली एक्सपोर्ट, डोमेस्टिक एंड फॉरेन सेक्टर या एग्रीकल्चर। तो आपकी जो ट्रेड पॉलिसी होती है वो किस चीज़ को अफेक्ट करती है? वो अफेक्ट करती है आपकी डोमेस्टिक एंड फॉरेन सेक्टर को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि विच डॉक्यूमेंट इज़ एसेंशियल फॉर फॉरेन ट्रेड। कौन से डॉक्यूमेंट एसेंशियल है फॉरेन ट्रेड के लिए? भैया वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, IEC इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड या GST सर्टिफिकेट। तो भाई पैन कार्ड हो ना हो कोई मतलब नहीं है, वोटर ID हो या ना हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला कि डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी मेक्स इम्पोर्ट, क्या बनाती है उस इम्पोर्ट को? चीपर, कॉस्टली, फ्री या नो इफेक्ट। तो भैया कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो क्या करेगा? कॉस्टियर, कॉस्ट बना दे, कॉस्ट लायर। अरे आप पढ़ लेना अपने हिसाब से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। कॉस्टली, हमारे लिए तो सबसे अच्छा कॉस्टली। ओके, अगले क्वेश्चन में बोला है कि इम्पोर्ट जो है रेस्ट्रिक्शन आर जनरली इम्पोज्ड टू, किसको इम्पोज्ड टू? इंक्रीज डिपेंडेंसी या फिर प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री, प्रमोट इन्फ्लेशन या सपोर्ट फॉरेन कंट्री। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि जो इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शन है वो जनरली इम्पोज्ड टू, इम्पोज होता है किस पे? तो आपका है प्रोटेक्ट, या ऐसा नाम प्रोटेस्ट करने लोगों, प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इंडिया का जो ट्रेड पॉलिसी एम है उसका मेन एम क्या है अचीव करना? GDP ग्रोथ, प्राइस राइज, इम्पोर्ट डिपेंडेंसी या बैलेंस ऑफ बजट। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि जो इंडिया का ट्रेड पॉलिसी एम है वो क्या है अचीव करना है उनका कि GDP ग्रोथ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन वर्जन BOP डिफेक्ट वर्सन? एक्सपोर्ट प्रमोशन, करेंसी डेप्रिसिएशन, इम्पोर्ट लिबरलाइजेशन। ऐसा नहीं है, कभी कभी होता है। इम्पोर्ट लिबरलाइजेशन, डिक्रीजेज इन ऑयल प्राइजेस। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है आपका इम्पोर्ट लिबरलाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, सो ये क्या हुआ? ख़त्म हो गया। ओके, सो आप सभी के लिए ये हर बार मैं आप सभी के लिए ड्रॉ करता हूँ। ओके, सो आप सभी के प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। और तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ऐसे ही हंसते रहें, ऐसे ही मुस्कुराते रहें। टाटा बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मॉर्निंग में दोनों यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगी। ओके, सो टाटा बाय बाय, गुड नाइट।